आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बेहद घबराई हुई थी। आर्यन के बारे में मेरी ननद मुझे पहले ही बता चुकी थी कि भाभी भाई तो बेहद रोमांटिक टाइप का नौजवान है और आपकी तस्वीर देखकर ही आपका दीवाना हो गए हैं। मैं उन लड़कियों में से ना थी जो रोमांस और को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मुझे एक नॉर्मल लाइफ पसंद थी। पति का हर वक्त पत्नी की तारीफ़ें करके आगे पीछे घूमना, उससे हर वक्त चिपके रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे यह छिछोरापन लगता था। मुझे इस टाइप के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे और आर्यन बिल्कुल वैसा ही था। आर्यन शादी की पहली रात ही उसने मेरी तारीफ के लिए सीधे साधे शब्दों की बजाय मुझे शेर व शायरी सुनानी शुरू कर दी थी। मुझे शायरी आज तक समझ ही नहीं आई थी, इसलिए उसकी रोमांटिक शायरी भी मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। मुझसे कहने लगा, कैसी लगी शायरी? मैंने कहा कि अच्छी है। 1 साल के बाद ही समझ आती है कि उसका पति उसके लिए कितनी मोहब्बत रखता है। आर्यन और मर्दों से अलग था। मर्दों की तरह उसने मुझे यह नहीं कहा था कि मेरी माँ के आगे जबान मत चलाना, उनके हुक्म के आगे सर झुकाए रखना, मेरी बहनों की सेवा करना, जब भी वह ससुराल से आए तो उन्हें शिकायत का मौका न देना, यह सब कुछ उसने नहीं कहा था। उसने तो बस अपनी और मेरी बात की थी। शादी के शुरू के दिन बहुत ही अच्छे गुजरे थे। आर्यन का इरादा था कि हम लोग हनीमून के लिए मनाली, शिमला, नैनीताल और फिर कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमने जाएंगे और लाइफ को खूब इंजॉय करेंगे। शौक तो मुझे भी घूमने फिरने का बहुत था, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद ही मेरे ससुर की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, इसलिए उन्होंने हमें जाने से मना कर दिया। कहने लगे अगले महीने चले जाना। एक तो शादी पर भी बहुत खर्चा हो चुका है और अब मेरी बीमारी पर भी अस्पताल पर पैसे लग रहे हैं। वैसे तो इस बात को सुनकर मेरा मूड ख़राब हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। आर्यन का मूड बेहद ख़राब हो चुका था। कहने लगा, यह भी कोई बात हुई भला? सब लोग शादी के फ़ौरन बाद हनीमून पर जाते हैं, 1 महीने बाद कौन जाता है? मैंने कहा, आर्यन कोई बात नहीं, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, अगले महीने चले जाएंगे। मेरे प्यार से समझाने पर बस उसे एक ही काम आता था, मुझसे मोहब्बत भरी बातें करना। मुझे भी खैर यह सब अच्छा लगता था, लेकिन 1 महीने बाद मेरे ससुर की तबीयत कुछ ठीक हो गई थी और हमारा इरादा मनाली घूमने जाना था कि अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जो भी खाते फ़ौरन से निकल जाता और मेरी ऐसे हालात पर सबसे ज़्यादा इरिटेशन मेरे पति को महसूस हो रही थी। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई और जो खबर डॉक्टर ने सुनाई उसे सुनकर मुझे कुछ अफसोस हुआ था, लेकिन खैर जो हो गया था उसे टाला नहीं जा सकता था। मैं इतनी जल्दी यह सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं था। यह बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का कारण भी थी, क्योंकि माँ बनना एक अलग ही खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन डॉक्टर ने मेरा सफ़र पर जाना मना कर दिया था। कहने लगी, तुम्हें पहाड़ी जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। पहली प्रेगनेंसी है, सावधानी रखना ज़रूरी है। अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई तो फिर हर बार प्रॉब्लम होगी। मैं तो इन चीज़ों से वैसे ही बहुत घबरा रही थी, इसलिए मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी सास को भी यही सही लगा, लेकिन जब यह खबर आर्यन को मालूम हुई तो उसने तो शोर मचाकर रख दिया। कहने लगा, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मेरा तो आर्यन की बात सुनकर ही सांस अटक गया था। मुझे लगा कि शायद वह मुझे बदकिरदार और चरित्रहीन कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह कहने लगा, लोग अपनी शादी के 5-5 साल तक बच्चे का प्लान नहीं करते और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और एक तुम हो कि इतनी जल्दी क्या कुछ महीने बाद यह सब कुछ नहीं हो सकता था? मैंने कहा, आर्यन इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ? यह तो भगवान की मर्जी है, और अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो तुम्हें यह बात पहले सोचना चाहिए थी, तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए थी। वह कहने लगा, देखो इस चीज़ को इतना ज़्यादा इशू मत बनाओ, हम अबॉर्शन करवा लेते हैं, बच्चा कुछ साल बाद पैदा हो जाएगा। मैंने कहा, मैं किसी कीमत पर अपने बच्चे को ख़त्म नहीं कर सकती। वह कहने लगा, तो फिर प्रेगनेंसी में भी औरतें सब कुछ करती हैं, घूमती फिरती हैं, एंजॉय करती हैं। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर यह पहाड़ी रास्ते बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, इनमें सफ़र करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है और मैं रिस्क नहीं ले सकती। जब हमारा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो हम चले जाएंगे। लेकिन आर्यन का मूड इस बात पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अगली सुबह मेरे सास ससुर ने भी हमें जाने से मना कर दिया कि ऐसे हालात में सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी बात को अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए मैंने कोई भी नाराज़गी नहीं दिखाई थी, क्योंकि वह जो कह रहे थे मेरी भलाई के लिए कह रहे थे। आर्यन का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा था। अक्सर मेरा खट्टी चीज़ खाने का जी चाहता और मैं आर्यन से मंगवाती तो आर्यन कहता,
मुझे यह सब चोचलेबाजी पसंद नहीं है। एक तो तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया और अब तुम इन गर्मियों के मौसम में कच्ची आम खिलाने को कह रही हो। कहाँ से लाऊं मैं यह सब कुछ? लेकिन मेरी ये हालात थी कि मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था और जिस चीज़ का जी चाहता वह चीज़ मुझे आर्यन लाकर नहीं देता था। एक बार मैंने उसे कहा, गोलगप्पे ला देना मेरे लिए आर्यन, लेकिन वह लेकर नहीं आया। मेरा दिल इतना बुरा हुआ कि मैं रोने लग गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा दिल गोलगप्पे खाने को इतनी तेजी से क्यों कर रहा था। शायद यही वक्त होता है कि औरत अपने बस में नहीं रहती है। इतना रोई कि पूरी रात मेरी रोकर गुजरी थी। अगले दिन मेरी सूजी हुई आंखें देखकर मेरे ससुर और सास चौंक गए। पूछने लगे कि क्या हुआ है, तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? मजबूरन मैंने अपनी सास को बता दिया। वह कहने लगे, यह क्या बात हुई भला? उसने तुम्हारी बताई हुई चीज़ लाकर क्यों नहीं दी? इसी हालात में तो औरत को खुश रखना चाहिए। अगले दिन मेरी सास ने मुझे प्लेट भरकर गोलगप्पे दिए थे। अक्सर ऐसा ही होता कि रात के वक्त मेरा जी मचलाने लगता। जैसे ही आर्यन मेरे करीब आता, मुझे अपनी बाहों में भरता तो मुझे उल्टियां आने लगती। इसी मौके पर आर्यन को मेरी हालात समझनी चाहिए थी, लेकिन वह इस बात से चिढ़ने लगता। मैं मुंह पर हाथ रखकर फौरन वॉशरूम में भागती थी। जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आती तो सबसे ज़्यादा बुरी शक्ल मुझे बाहर आकर आर्यन की देखने को मिलती थी। मैं बेहाल होकर बेड पर बैठ जाती, उसे कहती, प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी पिला दो। तो बजाय मेरा एहसास करने की वह कहता, मेरा दिमाग खराब मत करो, सारे मूड का सत्यानाश कर देती हो, तुम्हें तो बस एक ही काम है। यह कहकर अपना कंबल लपेट कर सो गया और मैं बुरी तरह बेहाल हो रही थी। एक तो शादी के फौरन बाद घर की जिम्मेदारियां और फिर इतनी जल्दी प्रेगनेंसी। मेरी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। एक महीने में क्या से क्या हो गई थी और यह सब कुछ मेरे लिए नया नया था। मैंने अपने बहते आंसू साफ किए, बड़ी मुश्किल से उठकर किचन में चली गई, फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और घूंट घूंट पीने लगी। जैसे ही 4 महीने हुए मेरा शरीर कुछ उभरने लग गया था। जब भी मैं आर्यन को बोलती मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मुझे चेकअप करवाना है, तो वह मुझसे चिढ़ने लगता, मुंह बिचकाते हुए कहता, इस हालात में जहर लग रही हो तो मुझे इसे तुम्हें बाहर लेकर नहीं जाना। लोग ना जाने मुझे किस नज़रों से देखेंगे। ऐसा करो, माँ के साथ चली जाओ। अपने पर्स से कुछ 1000 रुपए निकाल कर वह मेरे हाथ पर रख देता। मैं उसे मनाने की बहुत कोशिश करती कि इसमें मेरा क्या दोष है, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। अब यूं ही दिन गुजरने लगे थे। यह 9 महीने मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे, क्योंकि इन 9 महीनों में एक दिन भी ऐसा ना था कि मुझे उल्टी ना आई हो। लेकिन मेरे सब्र का फल मेरे भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरत दिया था। मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उन दिन तो आर्यन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। सबसे पहले उसने ही अपने बच्चों को अपनी बाहों में भरा था और प्यार किया था। जाहिर है, औलाद औलाद ही होती है। सब लोग बहुत खुश थे, मेरी सास ससुर और ख़ासकर आर्यन। मेरे बच्चे सी सेक्शन से पैदा हुए थे, इसलिए मुझे चलने फिरने में बेहद तकलीफ होती थी। पूरा दिन तो मेरी सास और नंदे और घर की नौकरानी मेरा ख्याल रख लेती थी, लेकिन अगर रात को मुझे वॉशरूम जाना पड़ता तो आर्यन मेरा हाथ तक नहीं पकड़ता था। कहता था, प्लीज़ मैं यह सब नहीं कर सकता। मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठती थी, दीवार का सहारा लेते हुए वॉशरूम जाती थी। फिर यह भी डर होता था कि कहीं गिर गई तो मुसीबत हो जाएगी। अभी मैं बहुत मुश्किल से तकलीफ को सहते हुए वॉशरूम से बाहर आकर बेड पर बैठी थी। मैं बुरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। मेरी सांस से सांस नहीं मिल रही थी। बुरी तरह से हाँफ रही थी कि मेरा बेटा गोलू और मेरी बेटी जुगनू दोनों नींद से जाग गए। उन्हें शायद भूख लगी थी। आर्यन उस वक्त गहरी नींद में था, लेकिन बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर बजाय उसे पकड़ने के लिए मुझे कहने लगा, अनामिका प्लीज़ इन्हें चुप कराओ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। मैंने कहा, आर्यन थोड़ी देर के लिए उन्हें पकड़ लो, देख नहीं रहे मेरी क्या हालात हो गई है। कहने लगा, बस भी करो, यह बच्चे संभालना और पालना मेरे बस की बात नहीं है, यह सब नहीं कर सकता। पकड़ो भाई इसे, अजीब मुसीबत है, रात को सोना भी नसीब नहीं होता। यह कहकर उसने अपना तकिया और कंबल उठाया और कमरे से बाहर चला गया। मेरे बच्चे रोए जा रहे थे और मेरी हालात यह थी कि मैं भी नहीं पा रही थी। मुश्किल से मैंने अपने पाँव बेड पर रखे और बेआवाज आंसुओं के साथ रोते हुए अपने बच्चों को उठाया था। उन्हें सीने से लगाकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या यह होती है मर्द की मोहब्बत? मैंने उसकी औलाद को 9 महीने अपने शरीर का हिस्सा बनाया था, मौत से लड़कर उसके बच्चे को इस दुनिया में लाई थी और उसे बाप बनाया था। क्या उनका इतना भी फर्ज नहीं बनता था कि वह मेरी हालात को देखते हुए मुझ पर तरस खा लेता? 1 महीना कैसे गुजरा था यह मैं ही जानती हूँ। बेशक मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन 10 दिन बाद तो उन्होंने भी कह दिया था कि थोड़ा सा तुम भी किचन में चली जाया करो। आर्यन को तुम्हारे ही हाथ के नाश्ते की आदत लग गई है। नाश्ता बना कर देती हूँ तो 101 कमियाँ निकालता है। बच्चे की पैदाइश की 1 महीने के बाद मैं नहा धोकर अच्छे से फ्रेश हुई थी और भगवान
भगवान की पूजा भी की थी और इस 1 महीने में ही आर्यन का सब्र जवाब दे गया था। ना उसे मेरा एहसास था और ना ही मेरे दोनों बच्चों का। एक दिन गोलू के पेट में दर्द था, वह बार बार सोते हुए उठकर रोने लगता था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था। थोड़ी देर बाद जुगनू भी रोने लगी। उसे भी दूध पिलाकर मैंने किसी तरह सुलाया था। रात के 2 बजे तक मैं बच्चों को सुलाकर फ्री हो पाई थी। मैं खुद भी नींद से बेहाल हो चुकी थी। जैसे ही बच्चे गहरी नींद से सो गए और मैं सोने के लिए लेटी, उसी वक्त आर्यन मेरे करीब आ गया और मुझे अपनी बाहों में समेटने लगा। मेरी आंखें नींद से चूर थी। मैंने कहा, प्लीज आर्यन, मुझे सोने दो। कहने लगा, बकवास मत करो, 1 महीने से बस तुम्हारी शक्ल ही देख रहा हूँ। खबरदार जो आज मुझे जरा भी नखरा दिखाने की कोशिश की तो। फिर उसने उसी हालात में वो सब किया। मैं जरा भी खुश नहीं थी, लेकिन उसे मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं थी। फ्री होने के बाद वह मेरी तरफ से करवट लेकर सो चुका था और मैं बेहाल बेड पर पड़ी रही थी। खुद को समेटते हुए वॉशरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई थी। मुझे अभी सोए हुए बस 1 ही घंटा गुजरा था कि बच्चे फिर से रोने लगे। बच्चों की आवाज़ सुनकर मुझे ही उठना पड़ा था। मेरा जी चाहा कि मैं रो दूं। क्या सारी कुर्बानियां औरत के लिए होती है। शाम के 7 बजे बच्चों का रोना शुरू हुआ था और सुबह 8 तक जारी रहा था। मैं गोलू और जुगनू दोनों बच्चों को बारी बारी गोद में लेकर कमरे के चक्कर लगा रही थी। तब कहीं जाकर वह बच्चे सोए थे और मेरी हालात ऐसी थी कि चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। गोलू और जुगनू को बेड पर लिटाकर मैं कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि सास ने भी रात को कह दिया था कि अब तुम घर संभालो, इसलिए सास ससुर को नाश्ता बनाकर दिया। फिर शाम को आर्यन ऑफिस से आने वाले थे। मैं शाम की तैयारी करने लगी। पूरे दिन मेरा घर पर चक्कर लगाते और बच्चों को संभालते ही गुजरा था। रात को बच्चे सोते तो आर्यन उठता और मेरे साथ कई बार मैं उसे कह चुकी थी, मेरा ऑपरेशन हुआ है आर्यन, कुछ तो मेरा एहसास करें। लेकिन मर्द को शायद इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। वह मुझसे शरारत करते हुए कहता कि मेरा ख्याल कौन रखेगा अनामिका, कसम से बड़ी जालिम हो तुम। इतना प्यार करने वाला पति है तुम्हारा और एक तुम हो कि उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के बजाय नखरे दिखाती हो। मैं यह सब सुनकर चुप हो जाती। दिन रात की जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं थक चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे की रौनक भी मुरझाने लगी थी। पूरी रात बच्चे जगाए रखते और पूरा दिन सोते रहते थे और दिन भर मुझे आराम के बजाय पूरे घर को संभालना पड़ता था। कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे पड़ने लगे थे। उस पर भी आर्यन मुझे ताने देने लगा था। कहता, यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, अपना शरीर देखा है तुमने, हर तरफ से फैलने लगी हो, थोड़ा कम खाया करो। तुम्हें पता है ना मोटी लड़कियों से मुझे कितनी चिढ़ है। यार प्लीज़ खुद को मेंटेन करके रखो। आर्यन ना जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। हालांकि घर की और बच्चे की जिम्मेदारियों के बावजूद मैं आर्यन के घर आने से पहले तैयार हो जाती थी, लेकिन आजकल उसे मुझ में कमियां ही कमियां नजर आने लगी थी। देखते देखते 1 साल बीत गया था और बच्चे हल्का फुल्का चलने लगे थे। मेरी नंद जुगनू का थोड़ा बहुत ख्याल रखती थी तो मैं गोलू को आराम से संभाल लेती थी। लेकिन इतने दिनों बाद भी आर्यन का व्यवहार एकदम बदल चुका था। अक्सर ऑफिस से आते ही खाना खाकर दोस्तों के साथ बाहर चला जाता और कहता, देर से आऊँगा। कई बार मैं आर्यन से कह चुकी थी कि मुझे और बच्चों को कभी तो कहीं घुमाने ले जाया करो, लेकिन सुनता ही नहीं था। कहता, बिजी हूँ, ऑफिस के कामों में फुर्सत नहीं मिलती, तो मम्मी पापा के साथ चली जाया करो। यह कहकर वह तैयार होकर दोस्तों से चला जाता। रात को देर से घर आता। कभी कभी तो रात के 2 बजे तक मैं उसका इंतजार करती रहती। लेकिन एक बार जब वह घर आया तो उसकी आंखें मुझे नशे से चूर लग रही थी। गाना गुनगुनाते हुए वह घर में दाखिल हुआ था। वह मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर चूंटियां काट कर कहने लगा, हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो जाने मन। यह कहकर कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने घर का मेन गेट बंद किया और कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद कर लिया और आर्यन से कहा, आपने यह क्या तमाशा लगा रखा है। रोज आप 2 बजे आते हैं। ऐसे कौन से दोस्त हैं आपके जो रात भर आवारागर्दी करते रहते हैं। क्या उनकी पत्नियां उनसे नहीं पूछती है। मेरी ऐसी शब्दों को सुनकर आर्यन भी सीरियस हो गया। कहने लगा, मतलब क्या है तुम्हारा, सारी रात तुम्हारे पास बैठा रहा करूं, कहीं आने जाने पर भी पाबंदी है मुझे। मैंने कहा, आर्यन हर चीज की एक हद होती है, सिर्फ दोस्त ही आपकी जिंदगी में रह गए हैं वक्त देने के लिए। मेरा भी दिल चाहता है कि आप मुझसे बातें करें। वह मेरी बात सुनकर कहने लगा, तुम्हारे पास समय ही कहाँ होता है मेरे लिए, जब देखो बच्चे बच्चे करती रहती हो। मैं तो आर्यन की बात सुनकर हैरान हुई थी। मैंने कहा, आपको अपने बच्चों से इतनी चिढ़ है, कितनी प्यारी बेटी है आपकी, बेटी का ना सही कम से कम बेटी का तो ख्याल करो, अपनी बच्ची के बारे में तो सोचो। आर्यन कहने लगा, चुप हो जाओ, मुझे क्यों अपने बच्चों से चिढ़ होगी। बस मैं बिजी हो गया हूँ, ऑफिस से थका हुआ आता हूँ तो मुझे रिलैक्स चाहिए होता है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता हूँ। अब
अब तुमसे यह भी बर्दाश्त नहीं होता। यह कहकर वह अपने कपड़े बदल कर सो गया था। अगले दिन जब मैं उसके कपड़े धोने लगी तो उसके शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखकर मेरे होश उड़े थे। मैंने वह शर्ट वैसे ही वैसे रख दी। पूरा दिन मेरा गुस्से से बुरा हाल रहा था। अब मुझे याद आने लगा कि आर्यन ने अपने मोबाइल पर पासवर्ड क्यों लगाया हुआ था। इससे पहले उसने कभी नहीं लगाया था। अब अक्सर कमरे में फ़ोन पर बैठा किसी से हंस हंसकर बातें करता रहता था। जब भी मैं कमरे में आती तो फ़ौरन से फ़ोन बंद कर देता। कहता मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। मैं पूछती किसका फ़ोन था तो एकदम हड़बड़ा जाता। कहता दोस्त का फ़ोन है और फिर बात को बदल देता। रात को जब आर्यन ऑफिस से वापस आया तो खाना खाते ही मुझसे कहने लगा मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, रात को देर से आऊँगा। मैंने कहा आज आप कहीं नहीं जाएंगे। वह कहने लगा फिर तुम्हारा वही रोज का तमाशा शुरू हो गया है। वह गुस्से से कह रहा था। मैंने अलमारी से उसकी शर्ट निकाली और उसके ऊपर फेंक दी। मेरी इस हरकत पर वो कहने लगा क्या बदतमीजी कर रही हो तुम मेरे साथ, यह क्या हरकत है। शायद उसके मुंह पर जाकर लगी थी और फिर शर्ट जमीन पर गिर गई थी। वह गुस्से से मुझे घूर रहा था। मैंने वह शर्ट जमीन से उठाई और लिपस्टिक का निशान दिखाया। मैंने कहा यह सब क्या है। जैसे उसकी नज़र निशान पर पड़ी थी उसकी रंगत उड़ी थी। मैंने कहा तो यह है तुम्हारी वो दोस्त जिसे तुम रोज मिलने जाते हो। आर्यन कौन है यह लड़की। वो मुझसे नजरें चुराने लगा। मेरे शब्द तेज हुए थे। मैंने कहा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन है यह लड़की जो आपके इस हद तक करीब है। मेरी आवाज में न चाहते हुए भी नमी उतर आई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में या मेरी वफा में जिसका आपने मुझे यह सिला दिया है। मेरी बात पर उसने मुस्कुराया था। कहने लगा मोहब्बत की कमी। फिर मेरे पास आकर कहने लगा कौन सी मोहब्बत की है तुमने मुझे। अपने पास तो आने नहीं देती हो। 1 महीने के बाद ही तुम्हें बच्चा पैदा करने का भी शौक हो गया। मैंने उसी वक्त तुमसे कहा था कि मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। हम खामोशी से अबॉर्शन करवा लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। बच्चे का क्या था 2-4 साल में भी पैदा हो जाता, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम पर तो पाप और पुण्य का भूत सवार हो गया था कि बच्चा गिरा दिया तो पाप लगेगा। अनामिका अगर मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरी बात मानती। हम नैनीताल, कश्मीर और मनाली जैसी खूबसूरत जगह पर घूमकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते, लेकिन तुम्हें मेरी पत्नी बनने से ज़्यादा माँ बनने का शौक ज़्यादा था। फिर मुझे बाजू से पकड़कर आईने के सामने ले गया। कहने लगा देखो खुद को क्या बना रखा है तुमने। तुम्हारे कपड़ों से खुशबू के बजाय किचन के मसाले की बू आती है। रात को तुम्हारे पास आओ तो तुम्हें बच्चों के उठ जाने की चिंता सताती है। सुबह जल्दी उठकर मम्मी पापा को नाश्ता देने की चिंता सताती है। सबकी परवाह है तुम्हें, बस मेरी परवाह नहीं है। और अगर मैं थोड़ी सी दिल लगी करने लगा तो तुम आज सवाल जवाब कर रही हो। मैं तो आर्यन की बातें सुनकर जितना हैरान होती उतना कम था। मैंने कहा आर्यन ये घर किसका है। मैं किसके घर को संभाल रही हूँ। किसके माँ बाप को सुबह नाश्ता देने की मुझे परवाह होती है। किसकी औलाद को पैदा करने और पाने की खातिर मेरा यह हाल हुआ है। मेरे चेहरे की रौनक खत्म हुई और मेरा फिगर खराब हुआ है। मैं रोने लगी थी। मुझ पर पागलपन सवार हो गया था। गुस्से में मैंने उसका गिरेबान पकड़कर बुरी तरह झंझकोर कर रख दिया था। यहाँ तक कि उसकी शर्ट के बटन टूट गए थे। मैंने कहा इस घर में मेरी क्या हैसियत है। क्या मैं नौकरानी हूँ तुम्हारी या तुम्हारे माँ बाप की या तुम्हारी बहनों की। जब आती हैं तो मैं पूरे के पूरे टेबल सजा देती हूँ। क्या गोलू और जुगनू सिर्फ मेरे बच्चे हैं। क्या ये बच्चे तुम्हारे कुछ नहीं लगते। मैंने कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा घर संभाल रही हूँ, तुम्हारे बच्चे को पाल रही हूँ। तुम होते कौन हो मेरे साथ बेवफाई करने वाले। मैंने कहा आर्यन मैं उन औरतों में से हरगिज नहीं हूँ जो मर्द की इस तरह के अय्याशी के साथ कंप्रोमाइज़ करते हुए उसी के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींच लेती हैं। मेरा यह कहना था कि उसने अपने गिरेबान से मेरा हाथ छुड़ाकर मुझे पीछे धकेला था। कहने लगा ठीक है जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से बाहर। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो ऐसे ही गुजारा करना होगा मेरी इसी अय्याशी के साथ, क्योंकि अब मैं रोशनी को छोड़ नहीं सकता। मैं तो आर्यन के बात सुनकर चकरा कर रह गई थी। रोशनी का नाम सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि रोशनी मेरी ही सहेली थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने आर्यन से कहा ठीक है। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बैग में अपने कपड़े डालना शुरू कर दिए। यह देखकर आर्यन बड़े गुस्से से मेरे पास आया, मुझे बाजू से पकड़कर कहने लगा सोच समझकर इस घर से बाहर कदम निकालना अनामिका। अगर तुम एक बार इस घर से बाहर गई तो तुम्हारी जगह रोशनी ले लेगी। मैं उससे शादी कर लूंगा। यह सुनना था कि मैं सांस लेना भूल गई थी। यह कहते हुए वह कमरे से निकल गया था। हमारे शोर शराबे से गोलू उठ गया था। जुगनू मेरी नंद के पास थी। गोलू रोई जा रहा था, लेकिन मैंने उसे चुप नहीं करवाया। मैं खुद भी फुट फुट कर रोने
लगी थी। हम दोनों के रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रही हो बेटा, और यह क्या हुआ है, देखो कितना रो रहा है, उसे चुप क्यों नहीं कर पा रही हो। मैंने कहा, आपके बेटे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्या बिगाड़ा था मैंने उसका। वह मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ है, आर्यन ने क्या कह दिया। मैंने कहा, मेरे होते हुए वह दूसरी औरतों के पास जाता है। यह सुनना था कि मेरी सास को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने आर्यन को फ़ोन करके घर पर बुला लिया। यह बात मेरे सास ससुर को पता चल चुकी थी, लेकिन आर्यन की बेशर्मी का ये हाल था कि कहने लगा, तुमने मेरे घर वालों को बताकर अच्छा नहीं किया है। अनामिका, बात कमरे की हद तक थी, अगर तुम कमरे में ही रहने देती तो ज़्यादा अच्छा होता। आर्यन ने गुस्से में आकर मुझे तलाक की धमकी दे दी। कहने लगा, अनामिका मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सुनकर मेरे ससुर ने आर्यन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। कहने लगे, यह क्या बकवास कर रहे हो, जरा सी बात पर तुम पत्नी को तलाक दोगे, खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से निकाला। लेकिन मुझे तो लगा जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, बिखर गया है। मैं फौरन से उसी हालात में घर से बाहर निकल गई थी। ना मेरे सिर पर दुपट्टा था, ना मेरे हाथ में कोई सामान, और ना ही बच्चे में रोते हुए सड़क की तरफ जा रही थी। जैसे ही मेन रोड तक पहुंची, मैंने रिक्शा लिया और अपने घर चली गई। मुझे अकेला और रात के इस समय घर पर रोते हुए देखकर मेरे माँ बाप परेशान हुए थे। मेरे भाई मुझसे पूछने लगा। मैं अपने भाई के साथ लगी और रोते हुए उसे बता दिया कि आर्यन ने मुझे तलाक की धमकी दी है। यह खबर मेरे घर वालों पर क़यामत की तरह गिरी थी। फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था आर्यन के साथ और मेरे भाई के साथ। उसने कहा कि मैंने अभी सिर्फ तलाक की धमकी दी है, अगर तुम्हारी बहन ने अपना घर बसाना है तो उसे बोलो शराफत से घर आ जाए, वरना कुछ ही दिनों में मैं तलाक के कागजात भी भेज दूंगा और उसका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मेरे भाई ने कहा कि मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है, जहां तुमने तलाक की धमकी दी है तलाक भी दे दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो तुम्हारे घर नहीं आएगी। हर रोज़ मुझे अपने बच्चों की याद सताती थी। 1 साल के ही तो थे। मेरी बेटी तो अपनी दादी और बुआ के पास भी रह लेती थी, लेकिन मेरा बेटा गोलू मेरे बिना एक पल भी ना रहता था। लेकिन मैंने भी दिल पर पत्थर रख लिया था, क्योंकि अगर बच्चों को अपने साथ ले आती तो आर्यन को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कोई भी दूसरी औरत किसी का बच्चा नहीं पाल सकती। 15 दिन हुए थे मुझे मायके में बैठे हुए, जब मेरे सास ससुर गोलू को साथ लेकर आए थे। गोलू रोए जा रहा था। उसे देखकर मेरा दिल बुरी तरह तड़प उठा था। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ लपकती, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ना का इशारा किया और कहने लगा, अनामिका अपने कमरे में जाओ, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। मेरी सास कहने लगी, अनामिका हमारे साथ वापस चलो, क्यों गलती कर रही हो, आर्यन उस लड़की से शादी कर लेगा और तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर मेरा दिल बेचैन हुआ था। एक बार सोचा कि वापस लौट जाती हूँ, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरा भाई कहने लगा, मेरी बहन ही क्यों कुर्बानी देते रहे, अगर आर्यन शादी कर सकता है तो अनामिका की भी दूसरी शादी हो सकती है। अपने बेटे से कहो कि तलाक के कागजात भेज दे, मेरी बहन अनामिका को उसके नाम पर बिठाए नहीं रखूंगा। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी, जुगनू और गोलू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अपनी औलाद की खातिर कुर्बानी देनी ही पड़ती है। मर्द तो ऐसे शौक पाल लेते हैं, लेकिन वक्त गुजारने के बाद बाज भी आ जाते हैं। मेरे भाई ने कहा, माफ़ कीजिए आंटी जी, लेकिन हमारे समाज में आप जैसे ही माओं की ऐसी बातों की वजह से ही बेटे अपनी पत्नी के होते हुए बाहर के ऐसे गंदे शौक पालते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश आप जैसी माँ यह सोच कर करती हैं कि लड़का है, अगर ऐसा काम शौक में कर भी लेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हर बार औरत ही सब्र क्यों करे, आदमी को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मेरे सास और ससुर चले गए थे। मुझे अपने बच्चे के बिना जिंदगी उदास लगती थी, लेकिन मेरा भाई मुझे समझाने लगा, तुम सब्र करके बैठी रहो, अगर तुम यूँ चली गई तो आर्यन एक के बजाय 10 औरतों से संबंध रखेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। 2 महीने गुजरने के बाद आर्यन मुझे लेने आया था। इत्तेफाक ऐसा था, दरवाजा मैंने ही खोला था। बाल बड़े बड़े हो रखे थे, आंखें भीगी हुई थी, मुझे देखकर शर्मिंदा भी हुआ था। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा तो उसने अपना हाथ दरवाजे के बीच में रखकर दरवाजा बंद होने से रोका था। कहने लगा, अनामिका भगवान के लिए मेरी बात सुन लो, तुमने अपना फ़ोन तक अपने भाई को दे रखा है, मैं तुमसे पिछले 15 दिन से बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई दरवाज़ा खोलो। अनामिका मुझे तुमसे बात करनी है। वह दरवाज़ा धकेल के अंदर आ चुका था। शोर की आवाज़ सुनकर मेरा भाई और मेरे माँ बाप भी अपने कमरों से बाहर आ गए थे। दरवाजे पर आर्यन को देखकर मेरा भाई गुस्से में आ गया और कहने लगा, यहाँ पर क्या करने आए हो? आर्यन ने कहा, अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। यह सुनकर मेरा भाई गुस्से से कहने लगा, वह पत्नी जिसे तुम तलाक दे चुके हो। उसने कहा, तलाक की
धमकी दी थी, तलाक नहीं दी थी और अनामिका अभी मेरी पत्नी है। मैं उसे यहाँ से ले जाने का पूरा हक रखता हूँ। मेरा भाई मुझसे कहने लगा, अनामिका अपने कमरे में जाओ। मैं कमरे में जाने लगी, लेकिन आर्यन की अगली बात सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। आर्यन कहने लगा, अनामिका, गोलू बहुत बीमार है और अस्पताल में एडमिट है। मेरा बच्चा मर जाएगा, भगवान के लिए मेरे साथ चलो। यह सुनना था कि मैं तड़प कर पीछे पलटी थी। मैंने कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? आर्यन, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, बुखार नहीं उतर रहा, उसका बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं फ़ौरन आर्यन के साथ चली गई। मेरा भाई मुझे पीछे से आवाज़ देता रह गया, लेकिन मैं रुकी नहीं थी। मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ गोलू की परवाह थी और किसी की नहीं। 3 दिन मैं अपने बेटे के पास अस्पताल में रही। मुझे देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया था, गोद में भर कर चूम लिया था। वह मामा मामा कह रहा था। मैं उसे और रो रही थी। 3 दिन में उसकी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई थी। हॉस्पिटल से भी छुट्टी हो आई तो आर्यन मुझे सीधा घर ले गया था। मेरे सास ससुर भी खुश हो गए थे। मेरी बेटी को भी मैंने अपने सीने से लगाया और दोनों बच्चों को मैंने अपनी गोद में सुलाया। बच्चों के सोने के बाद आर्यन मेरे करीब आ गया, मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, अनामिका, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि पत्नी पत्नी ही होती है। या हर दूसरे तीसरे लड़के से दोस्ती करने वाली लड़कियां कभी घर नहीं बसा सकती। उन्हें सिर्फ पैसा और अय्याशी ही प्यारी होती है। मेरा तुमसे वादा है, मैं आगे कभी तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूँगा। मैंने कहा, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए वापस आई हूँ, आर्यन आपके लिए नहीं। मेरी बात सुनकर वह बेचैन सा हुआ था। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन अनामिका, मुझे हर हाल में तुम्हारा साथ चाहिए। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और मैं अपनी इस गलती का पश्चाताप भी करने को तैयार हूँ। एक बार मेरी बात का विश्वास करके देखो, मैं तुम्हें ज़िंदगी में सारी खुशियाँ दे दूँगा और प्लीज़ इनकार मत करना। आर्यन की इन बातों ने मुझे बेचैन किया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अब मोहब्बत नहीं रही थी जो पहले कभी हुआ करती थी। आर्यन मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन बदले में मैं उसे प्यार नहीं दे पाती थी जिसकी वह मुझे उम्मीद लगाए हुए था। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, किसी शीशे की तरह एक बार दरार आ जाए तो कभी पहले जैसी मजबूती नहीं रहती। मेरी खामोशी आर्यन को खलने लगी थी। बार बार कहता, अनामिका, तुम पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं देती। मर्द क्यों यह समझता है कि वह कुछ भी कर ले, पत्नी उसे हमेशा माफ़ करके पहले जैसी मोहब्बत देती रहेगी। ऐसा नहीं होता। मैंने उसको उसके घर को बसाने की खातिर अपनी चैन, अपनी खूबसूरती तक को मिटा दिया था और उसने अपनी वफा देने के बजाय मुझे तलाक की धमकी दी थी और मुझे घर से निकाल दिया था। और उसे होश उस वक्त आया जब रोशनी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। फिर वह मुझसे पहली सी मोहब्बत की उम्मीद लगा रहा था। अगर रोशनी उससे शादी के लिए इनकार ना करती तो क्या आर्यन मुझे वापस घर में लेकर आता और मुझे मोहब्बत और वफा दे पाता? मेरा आप लोगों से यही सवाल है, क्या मुझे आर्यन को माफ़ करके उसे दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर सिर्फ अपने बच्चों की खातिर मुझे आर्यन का साथ निभाना चाहिए? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।